बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है और इसमें पिछली दफ़ा हम लोगों ने एक प्रोडक्ट का जिस तरह मैनुअल डिज़ाइन करते हैं उसको देख लिया था। प्रोडक्ट के मैनुअल के लिए पहले भी मैंने बताया था शायद उस लेक्चर में कि हमारे पास कोई ख़ास मखसूस किस्म का फॉर्मेट नहीं है, हर कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है। बहरहाल इसको जो है वो इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रखा जाता है कि बड़े आराम से कोई भी यूज़र इसको क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हुए डिवाइस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जब की जाती है इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स की तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। याद रहे कि अगर आप मैनुअल लिख रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब आप ये कह लें कोई ख़ास किस्म का पैटर्न, जिस तरह आप लेटर या एप्लीकेशन या और किसी किस्म के मेमोरेंडम या और किसी किस्म के डॉक्यूमेंट के लिए ख़ास किस्म का पैटर्न इस्तेमाल होता है, इस तरह का कुछ नहीं है। सो हर किस्म की कंपनी अपने डॉक्यूमेंटेशन को जो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन को अपने हिसाब से करती है। बहरहाल कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको लेकर एक इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को अच्छा किया जा सकता है। सो उसको आज डिस्कस किया जाएगा। सो इसमें कुछ जर्नल स्टेप्स हैं हमारे पास, कुछ जर्नलाइज किस्म की डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। हर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आपको पता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़रूर होती है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हल करने की प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं। सो जर्नलाइज किस्म के जो 4 स्टेप्स हैं उसमें कंसीव, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और ऑपरेट है। ये फिर बताता चलूं कि कोई ख़ास किस्म का मखसूस पैटर्न या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपनी डॉक्यूमेंट को बेहतर करने के लिए हम ये 4 स्टेप्स हम करते हैं। ये 4 स्टेप्स जर्नलाइज स्टेप्स हैं जिनको आम तौर पर डॉक्यूमेंट में का हिस्सा बनाया जाता है। ओके, सबसे पहले कंसीव है। कंसीव एक ऐसी चीज़ है जो रिक्वायरमेंट्स और प्लानिंग के साथ की डोमेन के साथ, या इसमें ज़्यादा हम रिक्वायरमेंट्स और प्लानिंग को लेते हैं। जो हमने देखा था इंजीनियरिंग डिज़ाइन का जो प्रोसेस देखा था उसमें भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं और रिक्वायरमेंट पे फिर प्लानिंग करते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये कंसीव भी इसी किस्म की चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो, आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद अब उसकी रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग करनी है कि भाई रिक्वायरमेंट्स हमने कैसे लेनी है। और प्लानिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं किस तरह, क्लाइंट और कस्टमर। प्लानिंग स्टार्ट्स ऑफ विद सेपरेटिंग द क्लाइंट फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, क्लाइंट और कस्टमर में फ़र्क क्या है? बेसिकली क्लाइंट और कस्टमर आम तौर पर एक ही समझे जाते हैं कि ये हमारे क्लाइंट हैं जी, ठीक है, और ये हमारे कस्टमर हैं, ठीक। लेकिन कुछ मखसूस प्लानिंग या कुछ मखसूस प्रोजेक्ट्स में हम क्लाइंट और कस्टमर को क्या करते हैं, अलग अलग लेते हैं। अब क्लाइंट जो है आपके पास, क्लाइंट एक ऐसी एंटिटी है कि हम कहते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है, ये इसने हमसे ये प्रोडक्ट खरीदी है, ठीक। अब क्लाइंट लाजमी नहीं है कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करे, ठीक है, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करे, ये लाजमी नहीं। हो सकता है क्लाइंट हमसे खरीद के आगे बेच दे, ठीक। सो क्लाइंट और कस्टमर वो है जो इसको एक्चुअली कंज्यूम करता है, ठीक। सो कस्टमर और क्लाइंट में थोड़ा सा फर्क है। कभी कभी जो कस्टमर होता है, जो क्लाइंट होता है वो कस्टमर भी होता है। सो कस्टमर और क्लाइंट में हमारी जो सेपरेट करने के लिए, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ज़ाहिर है एक शख्स सिर्फ क्लाइंट है, आपसे चीज़ खरीदता है, ठीक, और उसको आगे लेके जाता है। बाज़ औक़ात हमारे ऐसा होता है। अब थोड़ा सा कंपनियों को समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मैंने तो टेलीकॉम सेक्टर में काम किया है। तो टेलीकॉम सेक्टर में
एक हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता था मेन, जो कि हार्डवेयर को बनाता था। फिर एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर आप समझ लिए कि यूफोन की कंपनी है, ठीक है, और वेंडर या जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर वो हवावे, सीमेंस और ये लोग होते हैं। सब कौन जो होती है वो इनकी चीज़ों को लेकर जो है ना, फॉर एग्जांपल हवावे की BTSs, हवावे की चीज़ों को लेकर ये क्या करती थी कि ये यूफोन के प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल करती थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे जो है कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरी पार्टी आपकी डिवाइसेस को ले, उसको इस्तेमाल करे। आपका ये बेसिकली MOU, कंपनीज का MOU साइन होता है इस तरह से कि हम कंपनीज का MOU साइन होता है कि भाई हम लोग जो हैं कि आपसे फलानी कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे और फलाने कंपनी का काम करेंगे। जैसे BTSs पे जब हम काम कर रहे थे, जब बैक इन 2007 जब मैं काम कर रहा था, तो हम लोग यूफोन का प्रोजेक्ट कर रहे थे। यूफोन और हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर थे, सब कौन थे, तो हम लोग यूफोन का प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो यूफोन के प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हवावे का इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे थे। सो हम हवावे के क्लाइंट थे, ठीक, और फिर कस्टमर जो थे वो यूजर्स थे। तो इस तरीके से क्लाइंट और कस्टमर में फर्क करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके डॉक्यूमेंट का बड़ा अहम हिस्सा है कि आप किस तरह से क्लाइंट और कस्टमर को सेपरेट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं या रिक्वायरमेंट और प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं, वो इस फ़र्क को वाजे करते हुए करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो कंसीव का जो है एक्टिविटीज़ हैं, जो मतलब पहला काम है, कंसीव कहते हैं कि आप अपने दिमाग में एक चीज़ को बिठाते हैं। जब आप अपने दिमाग में एक चीज़ को कहते हैं जी कंसीव करते हैं, आप एक दिमाग में आपकी प्लान आता है तो उसको कंसीव करना कहते हैं। अब इस कंसीव को आपने डॉक्यूमेंट की शक्ल देनी है, और उसमें डॉक्यूमेंट करना है कि रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या हैं, प्लानिंग आपने कैसे की, आपका क्लाइंट या कस्टमर का फ़र्क क्या है। जो हमारे पास जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो वर्ड्स आपके पास हमारे आएंगे, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिस्ट ऑफ वर्ड्स आएंगे, जो आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स आएंगे वो जो कंसीव की एक्टिविटी है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने या क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या वर्ड्स को यूज़ करना है या हेडिंग्स क्या लें कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपके डिसीजंस, आपने क्या क्या डिसीजंस किए हैं, ठीक है, डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो कुछ हम इनिशियल डिसीजंस करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट की बेस पे कुछ इनिशियल डिसीजंस करने पड़ते हैं। वो डिसीजंस आप प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर हम डिसीजंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कुछ हम डिसीजंस करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिली है, मार्केट से मिली है, कस्टमर ने दी है, क्लाइंट ने दी है कि आपने ये इस पे काम करना है, तो उस पर हम कुछ डिसीजंस करते हैं। डिसीजंस क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अपनी एक्सपर्टीज देखते हैं कि क्या हम लोग इस कैपेबल हैं कि ये काम कर सकें। सबसे पहली चीज ये होती है, ये बड़ा अहम डिसीजन होता है, अपनी एक्सपर्टीज को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर ये डिसीजन आप सही नहीं कर पाते तो आप ये समझ लें कि अपने प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं कि पहले से ही फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। पहला स्टेप ही आपका फेलियर होता है। सो पहला डिसीजन ये होता है। फिर मोटे मोटे डिसीजंस होते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे हम क्या कहते हैं टैकल करेंगे। हम एक प्लान करते हैं, प्लानिंग में कुछ डिसीजंस करने पड़ते हैं। सो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट डिसीजंस चेंज होते हैं। फिर एक रफ सा एस्टीमेट लगाते हैं, पहले डिसीजन करते हैं फिर रफ सा एस्टीमेट लगाते हैं। अब ये देख लें, और दोनों को डॉक्यूमेंट किया जाता है, दोनों को डॉक्यूमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक शहर से दूसरे शहर जाना है, एबटाबाद से पिंडी पेशावर जाना है या इस्लामाबाद जाना है, तो मैं कुछ डिसीजंस करूंगा। इसी तरह समझ ले
कि इसको बड़े आसान से डेली लाइफ के एग्जांपल में लेते हैं। तो डिसीजंस क्या होंगे कि भाई मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, अपनी गाड़ी पे जाना है, और किस किस रूट को लेके जाना है। तो दीज आर द डिसीजंस। और हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में भी हम इसी तरह के डिसीजंस करते हैं और उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एस्टिमेशन की जाती है, फाइनल एस्टिमेशन। जैसे मैंने दूसरे शहर जाना है तो मैं किराए का, फ्यूल का, अगर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है तो किराए का एस्टिमेट करूंगा कितना होगा, उधर कितना लगेगा, रहना है, क्या करना है, ठीक है। और ये इस तरीके से किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेशन होता है उसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि भाई इस पे कितनी लागत आएगी। और अगेन एस्टिमेशन जो होता है वो आपके पास एक रफ आइडिया होता है। सो एस्टिमेशन को शुरू में ज़्यादा लगाया जाता है। ज़्यादा से मुराद के बढ़ के लगाया, मतलब फॉर एग्जांपल कम नहीं लगाया जाता, ज़्यादा इसलिए हर फेज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है दोबारा हमें करना पड़े, मुश्किलात हो। सो एस्टिमेट को थोड़ा बढ़ा के लगाया जाता है। उसके बाद फिर एग्जैक्ट की तरफ हम आते हैं। सो ये डिसीजंस, इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं हम, एस्टिमेशन को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं। और एस्टिमेशन और डिसीजन के बाद पहला स्टार्टअप पॉइंट है, फाइंडिंग द स्टार्ट पॉइंट, कि पहला हमने शुरू कहां से करना है अपने प्रोजेक्ट को। हाँ, फेज 1 का स्टेप नंबर 1 क्या होगा, फेज 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा। डिसीजंस में फेजेस भी आप डिसाइड कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 क्या होगा। फिर अगेन इंजीनियरिंग प्रोसेस डिजाइन के हिसाब से फंक्शन के गोल्स को बड़ा ही क्लियर रखा जाता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर रखा जाता है कि हमारे पास ये जो टोटल प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका गोल्स क्या है। तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर करके हम फंक्शन के गोल्स को रखते हैं। फिर जैसे मैंने बात की रिक्वायरमेंट्स को भी, रिक्वायरमेंट्स, अच्छा गोल्स और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, देखने में एक ही तरह के लगते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्लाइंट ये चाह रहा है, ठीक है, और गोल भी बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट गोल बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक। बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट ये है लेकिन अल्टीमेट गोल डिफरेंट है। सो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, और क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी कर सकता है, ठीक है। आमतौर पर रिक्वायरमेंट और गोल्स एक ही तरह के होते हैं। या ऐसा हो सकता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि मुख्तलिफ फेजेस मुख्तलिफ कंपनीज को दिए जाते हैं, ठीक। तो उस सूरत में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो फेज लिमिटेड होगी, लेकिन जो गोल्स होंगे वो सारे फेजेस के मिला के होंगे। सो ये कभी कभी एक होते हैं, कभी कभी ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर नॉलेज बेस नीड्स, जितनी हमारे पास नॉलेज की चीज़ें हैं जो हमें प्रायर नॉलेज या प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए, और वो उनको भी ये याद रहे कि ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। डिसीजंस, एस्टिमेशन, ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है, इनको अपने पास लिखा जाता है, इनको अपने पास लिख के एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है ताकि फ्यूचर यूज में हम इसको इस्तेमाल कर सकें या क्लाइंट को दिखा सकें या अपनी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम को दिखा सकें। सो दीज आर ऑल वेरी नेसेसरी थिंग्स। सो नॉलेज बेस्ड नीड्स, आपके पास जितने भी इनिशियल नॉलेज की चीज़ें, जितना आपको इल्म होना चाहिए, उन सब को भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट जो कंसीव में जो पहला आपका स्टेप है उसमें आप रिसर्च जितनी आपने कर रखी है ये डॉक्यूमेंट होंगे, ये भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। ये आप इस तरह समझ लें कि आपके डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स हो सकती हैं, आपके डॉक्यूमेंट की ये सारी चीज़ें, डिसीजन, एस्टिमेशन, ये सारी या तो आपके डॉक्यूमेंट की हिस्सा हो सकती है, या इनको आप हेडिंग्स बना सकते हैं, ये सब हेडिंग्स के तौर पे ले सकते हैं, जिस तरह से भी आप लें इसको, लेकिन प्रॉपरली ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी। उसके अलावा रिस्क कोई इन्वॉल्व है
उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है। रिस्क मुख्तलिफ सॉर्ट्स के हो सकते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अगेन वेरी करेंगे। स्केल क्या है? स्केल हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमारे पास ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ, और इसकी लिमिट क्या है। बेसिकली स्केल इज द लिमिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, लिमिट कितनी है आपकी। और स्केल में आपके पास ये भी हो सकता है कि हम कितनी चीजें एक प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपके पास कितना बड़े सतह का प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा स्केल है इसका। और आप स्केल से ये भी मुराद हो सकती है कि नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक। और स्केल से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का ये मुराद भी होती है। और दूसरी बात ये है कि कितनी चीजें आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट से मुराद कि एक बड़े प्रोजेक्ट में एक बड़े प्रोजेक्ट में छोटी छोटी चीजों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है तो ज़ाहिर उसका स्केल बड़ा है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट उसमें हो सकते हैं। नेशनल लेवल का तो स्केल बड़ा छोटा हो जाएगा। और किसी शहर के लेवल, नेशनल लेवल का मतलब होता है कि विद इन पाकिस्तान, विद इन द कंट्री, ठीक है, कंट्री लेवल का प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। और विद इन मेट्रोपॉलिटन लेवल का प्रोजेक्ट है, एक किसी शहर के लिए है, तो फिर उसका स्केल और छोटा हो जाएगा। सो स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोजेक्ट की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये भी आप क्या करते हो, इसको भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करते हो। और स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप जैसा कि आपको पता है कि बड़ा वाइडली यूज लफ्ज है। इसका स्कोप क्या है जी? हम अक्सर कहते हैं हम जो डिग्री कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है। तो स्कोप से मुराद हमारे पास ये होता है कि फ्यूचर में बेनिफिट्स, या फ्यूचर में जाके ये हमें क्या बेनिफिट देगा। सो यू कैन ऑल्सो डॉक्यूमेंट इट इन द कंसीव पार्ट, ठीक। उसके अलावा कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं, अब ये अगेन इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए शायद वैलिडेट ना हो। वैलिडेट से मेरी मुराद शायद आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये चीजें ना आए। मतलब जो प्योरली सॉफ्टवेयर की चीजें हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं होती। मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि कोर जो आपके पास इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, हर किस्म की इंजीनियरिंग आती है, जिसमें आप कोई हार्ड कोर फॉर्म में चीज बना के अगले को देते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स की इधर बात हो रही है। सो उन प्रोजेक्ट्स में बाज़ औक़ात आपको साइट की इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। अच्छा, ये खास तौर पर ये जो स्टेप है ये हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है खास तौर पर, और हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसमें साइट की इंस्पेक्शन, क्योंकि मेरा ताल्लुक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रहा है, तो और उसमें भी क्या कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन की कंपनीज के साथ, तो बाज़ औक़ात साइट की इंस्पेक्शन आपको करनी पड़ जाती है कि साइट पे आप जाके देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, और फिर उस साइट की इंस्पेक्शन के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं। अच्छा जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड्स। हमारे पास इस वक्त स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं? स्टैंडर्ड से मुराद दुनिया किस स्टैंडर्ड पे जा रही है। ज़ाहिर है चीज़ें सारी दुनिया में स्टैंडर्डाइज्ड हैं। स्टैंडर्डाइज से मुराद ये है कि सारी दुनिया में यकसानियत पाई जाती है स्टैंडर्ड्स की उसके ऊपर। वो कैसे? फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट्स को आप देख लें, आपको हर जगह रेड, ग्रीन और ऑरेंज लाइट नजर आएगी, ठीक। ये एक स्टैंडर्ड है दुनिया का, किसी जगह पे भी ये कलर चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। रेड, ग्रीन और येलो के अलावा ऑरेंज और आई थिंक येलो होता है, ऑरेंज इज नॉट स्टैंडर्ड। तो रेड, ग्रीन और येलो के अलावा आपके पास कोई और कलर नहीं हो सकता। इसी तरह 1 मीटर जो है सारी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है। वो 1 मीटर उतना ही होगा जितना सारी 1 kg भी इज अ स्टैंडर्ड। सो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड्स को लेके चलते हैं।
फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन में हम कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसीज को अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये देख लें, स्पेक्ट्रम देख लें क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसीज का, तो उसमें अपना टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, रेडियो की फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, मिलिट्री यूज़ की फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, इस तरह मोबाइल फ़ोन की फ्रीक्वेंसीज अलग हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। इस तरीके से जो BTS बनाई जाती है, उसका जो टावर होता है, उसकी बेसिक स्टैंडर्ड है सारी दुनिया में। ये मैं, क्योंकि मेरा जिस जगह पे एक्सपीरियंस है, मैं उस तरह से बात करूँगा। बाकी सिविल इंजीनियरिंग में भी आप जानते हैं कि शायद आप जानते हो कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। तो स्टैंडर्ड्स को हम अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा लाजमी बनाते हैं, ठीक है। और तो ये हम स्टैंडर्ड को बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम होती है, स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड इज बेसिकली ये इस तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रोजेक्ट को लिखते हैं और इसको एक स्टोरी की शक्ल बनाते हैं। सो इसको हम स्टोरी बोर्ड कहते हैं कि भाई एक बोर्ड के ऊपर हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टोरी की तौर पे लिखा है। और अगेन सारे प्रोजेक्ट्स में हो सकता है कि सारे प्रोजेक्ट्स में ये स्टोरी बोर्ड ना हो, स्टैंडर्ड्स ना हो। स्टैंडर्ड्स तो वैसे सारे प्रोजेक्ट में होते हैं, ठीक है ना, चाहे इलेक्ट्रिकल है, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। साइट इंस्पेक्शन में भी आपको नजर ना, स्टोरी बोर्ड शायद आप बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, ये आपके ऊपर है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हर प्रोजेक्ट में कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है दैट इज नोन एज ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप कुछ चीज़ हासिल करने के लिए किसी चीज़ की आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। ट्रेड ऑफ ये होता है, आप फॉर एग्जांपल को बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ लूज करनी पड़ेगी। अपने बेनिफिट को या अपने प्रोजेक्ट में बेनिफिट के लिए आपको कुछ चीज़ लूज भी करनी पड़ जाती है कभी, ठीक है। तो इसको हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। ट्रेड ऑफ फॉर एग्जांपल आपके पास किस तरीके से हो सकती है, जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन में आजकल 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्पीडी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका इंटरनेट है और आपको बहुत आला किस्म की स्पीड इसमें मिलेगी। लेकिन साथ एक और बात भी हो रही है, वो ये है कि 5G टेक्नोलॉजी हमारे पास हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, हाँ, और दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रेड ऑफ ऑफ कोर्स, and but this is a trade-off. You are having a good speed over your health. I think this is not a good trade-off. तो trade-off होता है कुछ चीज़ें आपको देकर लेकर कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं। सो ट्रेड में यही होता है ना, कुछ चीज़ें आप लेते हैं तो फिर आप उस पर कुछ चीज़ें पैसे खर्चते हैं। सो दिस इज नोन एज द ट्रेड-ऑफ। सो ट्रेड-ऑफ वाली चीज़ें, तो ट्रेड-ऑफ्स को भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो टेलीकम्युनिकेशन की एग्जांपल दूंगा, मैंने जो अपने एंटीनास को फिक्स किया हुआ, जो मेरे सेक्टर्स को बना रहे हैं मुख्तलिफ, तो उसमें ट्रेड ऑफ क्या हो सकता है। ट्रेड ऑफ ये हो सकता है कि जितनी ज़्यादा पावर दूंगा उतने दूर तक मेरी रिसेप्शन जाएगी, उतनी दूर तक मेरे क्या जाएगा, उतने दूर तक मैं अपने कस्टमर्स को ले सकता हूँ, कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन ट्रेड ऑफ इसमें यही है कि ज़्यादा पावर लगेगी और जब ज़्यादा पावर लगेगी तो ज़्यादा पैसों का खर्चा आएगा। अगर पैसे आप फॉर एग्जांपल वहाँ बिजली नहीं है तो फिर डीजल और जो जनरेटर्स जिस पे चल रहे हैं उस पे खर्चा ज़्यादा आएगा। सो ट्रेड ऑफ्स को भी हम अपने पास डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि ये वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, फ्रेजेस है, या आप ये कह सकते हैं कि ये इन एक्टिविटीज को आप इन वर्ड्स में या इन हेडिंग्स में या बाज़ औक़ात बड़े प्रोजेक्ट में चैप्टर्स के तौर पर भी आपके पास आता है। वैसे हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको चैप्टर वाइज तो नहीं बनाते, बुक की तरह की चीज़ चैप्टर वाइज भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस तरह की, जिस तरह हम बुक के चैप्टर्स नहीं होते, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं
और डिफरेंट हेडिंग्स के साथ चलते हैं हम। तो चैप्टर वाइज भी बना सकते हैं। बहरहाल ऐसे डॉक्यूमेंट को ऐसा बनाया जाता है कि हमारे बाद में हमें पढ़ने में आसानी, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें लगा देते हैं। अच्छा जी, सो ये तो आपका कंसीव है, दिस इज नोन एज द कंसीव। अब जो अगली चीज़ है दैट इज नोन एज द डिज़ाइन। अब डिज़ाइन बेसिकली क्या है, हम एक स्केच बनाते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स हम देखते हैं कि डिज़ाइन बेसिकली फ्लेक्सिबल चीज़ होती है कि हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं उसके मुख्तलिफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्केचिंग और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन का हिस्सा है। और इट इज़ फिगरिंग आउट व्हाट इज़ नोन और कैन बी नोन, क्या होना चाहिए, जो क्या हमें पता है, क्या हमें पता चल सकता है, और व्हाट द डिफिकल्ट, मुश्किल क्या है, अननोन पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। ये डिज़ाइन के इनिशियल चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, अगेन डिज़ाइन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। डिज़ाइन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, तमाम की तमाम इंजीनियरिंग एक्टिविटीज आपके पास डिज़ाइन का हिस्सा है। ठीक, here it is a category of a project documentation that preserve the history of the previous attempt and describe the current। देखें जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप मौजूदा जो आपके पास प्रॉब्लम है आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, या आप उसके कैसे क्या कहते हैं मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। डिज़ाइन में जो आपने पुरानी एक्टिविटीज़ की हैं, या अगर हिस्ट्री में ये पहले भी कहीं प्रोजेक्ट हुआ है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, और उसको भी हम लेके चलते हैं, और अपना जो आपके पास डिस्क्राइब कर रहा है करंट सिचुएशन वो क्या है उसको भी बताया जाता है। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो पहले चीज़ें हुई थी या जो पहले अटेम्प्ट हुए थे उसको क्या किया जा सकता है, उनको इम्प्रूव की हम देख सकते हैं क्या इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। सो डिज़ाइन के डॉक्यूमेंट में हम इन चीज़ों को भी साथ लिखते हैं, इन चीज़ों को भी मलूज़े खातिर रखा जाता है। What follows below are अब हम इसमें शॉर्ट फ्रेजेस, वर्ड्स या हेडिंग्स इस तरीके से बना सकते हैं, और सब हेडिंग्स इस तरह के बना सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है वो निखर के सामने है। जैसे कंसीव की एक्टिविटीज़ को हमने डिफरेंट क्या कहते हैं अपने हेडिंग्स के साथ शो किया था, इस तरह डिज़ाइन को भी हम अपने डिफरेंट हेडिंग्स के साथ शो कर सकते हैं, या डिफरेंट वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, सो अब डिज़ाइन में एनालिटिकल एनालिसिस क्या चीज़ होती है, बेसिकली एनालाइज करना सारे के सारे प्रॉब्लम्स को, तज्जिया करना, और कैसा तज्जिया करना कि बिल्कुल उसको बारीक बीनी से भी देखने को एनालिटिकल एनालिसिस कहते हैं। एक एक चीज़ को देखने को और परखने को हम एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं। इस एनालिटिकल एनालिसिस को डॉक्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट। ठीक, और इसमें एनालिटिकल एनालिसिस उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा जब इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर से मुराद कुछ मेजर्ड चीज़ें, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इस प्रोजेक्ट की, फॉर एग्जांपल को एंटीनास का प्रोजेक्ट तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, बैंडविड्थ क्या होगी, अगेन टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, रेंज क्या होगी, सही, वेवलेंथ क्या होगी। एनालिटिकल एनालिसिस, एक एक चीज़ को बारीक बीनी से देखना, एनालिटिकली उसको एनालाइज करना, तो इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स में, टेबल्स की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में, और हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अगेन जैसे मैंने मैनुअल में बात की थी कि अपने डॉक्यूमेंट को हम टेबल्स, फिगर्स और जितनी आसानी पैदा करेंगे अपने रीडर के लिए उतना वो डॉक्यूमेंट अच्छा होगा। So that is known as the analytical analysis. एनालिटिकल एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
और इसी के बेस पे हमारा डिज़ाइन जो है वो इसी की बेस पे काम कर रहा होता है। सो दिस इज़ नॉन एज एनालिटिकल, एक एक चीज़ को देखना है, बड़ी बारीक बीनी से देखना है। सो दिस इज़ नॉन एज एनालिटिकल एनालिसिस। और इसके बाद अब और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनको इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हमारी मुलाकात होगी हम डिस्कस करेंगे, बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। और अब तक क्योंकि तकरीबन टाइम पूरा हो चुका है, सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।